मध्य प्रदेश की जीवन गंगा रेवा के तट पर युगों से मौन तपस्या रथ से खड़े हैं विंध्य के लघु वृहद अनेकों पर्वत शिखर। इसी विंध्य के आंचल में तपस्या के कलसा स्वयं आलोकित नील हरित कुहासे में लिपटा खड़ा है देलावाड़ी। देलावाड़ी इस नाम में ही हवा के हल्के झोंके की तरह एक सिहरन है। आसमान से बातें करती ऊंची ऊंची परत दर परत चट्टानें, लोरिया सुनाते झरने, गदराई हरियाली किसी नीलकंठी प्रिया के समान अंकों में भर लेने को बेताब दिखती है। भोपाल से मात्र 60 किलोमीटर का यात्रा पथ, दोनों ओर खड़े अनगिनत वृक्षों की पातें करती हैं आश्वस्त। धूल धुए प्रदूषण से उकताए मानव मन को जगाती हैं, नया उत्साह उपजाती हैं। किंचित कौतूहल देता है पूर्व सूचना देला वन विस्तार की। मध्य प्रदेश में 31% भूभाग में स्थित वनों को इको पर्यटन के लिए संरक्षित किया गया है। इतिहास, आस्था और प्रकृति के भ्रमण के लिए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम और इको पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से संयुक्त रूप से भ्रमण की व्यवस्था है। शुरुआत करते हैं पैकेज टूर से, जिसके अंतर्गत पर्यटक विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। भ्रमण के लिए आप दोपहिया वाहन और कार, जीप, मिनी बस जैसे अनेक हल्के वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा साइकिलिंग और ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। चाहें तो आप पैदल भी जा सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित हैं। अतुल्य भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के खूबसूरत जंगलों में से एक देलावाड़ी में ओबेदुल्लागंज वन मंडल के अंतर्गत स्थित देलावाड़ी जंगल कैंप है, जिसे मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड ने पर्यटन के लिए इतनी खूबसूरती से सजाया और संवारा है कि यात्रा की अनुभूतियों को शब्दों में बांध पाना पर्यटकों के लिए मुश्किल होगा। चारों ओर शांति, हर ओर खामोशी, परिवार की समस्याओं से जूझता मन, समाज और राजनीति की अनेक बातों से दूर देलावाड़ी जंगल कैंप के इन अनजान क्षणों को समेटने के लिए आप आतुर हो उठेंगे। देलावाड़ी जंगल कैंप में ठहरने के लिए 8 वातानुकूलित टेंट, जिनमें प्रसाधन की उत्तम व्यवस्था भी है। साथ ही यहाँ एक कैफे है। निगम द्वारा संचालित इस कैफेटेरिया में आसपास के गांव के लड़कों को ही काम पर रखा गया है, ताकि उन्हें रोजगार तो मिले ही, साथ ही अतिथियों को विशिष्टता वाले कई प्रकार के निराले व्यंजन मिल सकें। जंगल कैंप में स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर में यहां आने वाले सैलानियों के लिए समुचित जानकारी उपलब्ध है। ये जानकारी चित्रों के द्वारा दर्शाई गई है।
क्षेत्र के पेपरमैशी कलाकारों द्वारा निर्मित कलाकृतियां सोवेनियर के रूप में पर्यटकों के लिए उपलब्ध है। साथ ही टी-शर्ट्स, कैप्स जैसी वस्तुएं भी सैलानी यादगार के रूप में खरीद कर ले जा सकते हैं। ये वीरान जंगल का टुकड़ा नहीं, वरन प्रकृति के साथ वैज्ञानिक सुप्रबंध की जीवित मिसाल है। परिसर में रात्रि विश्राम के दौरान चहलकदमी के लिए रास्ते में 1 फुट ऊंचे हरे रंग के शेड वाले हल्के बल्ब जलाए जाते हैं, जिससे नैसर्गिक सौंदर्य का अलौकिक सानिध्य पर्यटकों को मिल सके। जंगल कैंप के अलावा यहां स्थित वन विभाग के गेस्ट हाउस में भी पर्यटक एक निर्धारित शुल्क देकर विश्राम करने रुक सकते हैं। यहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी, परतदार चट्टानें सबकी एक ही भाषा है। सब आपस में मिलकर शांति से रहते हैं। बीच बीच में संदेशवाहक के रूप में पवन का आना और दूर दूर की घटनाओं से इन्हें अवगत कराने का एहसास आपको भी हो सकता है। परिंदों की एक दुनिया यहां समाई हुई है। पक्षियों की करीब 63 प्रजातियों से यहां साक्षात्कार होता है। बर्ड वॉचिंग कैंप में शामिल होकर इन पक्षियों को और भी नजदीक से जाना जा सकता है। विंध्य पर्वतमाला को लगभग 2500 फीट की सगर्व ऊंचाई देता ये गिन्नौरगढ़ किला है। ये किला 1782 ईस्वी में गौंड राजा निजाम शाह के आधिपत्य में था। हरे और काले धब्बों और धारियों वाले भूरे पत्थर से बना ये किला दूर से ही सैलानियों को नजर आता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से 1775 फुट ऊंचे शिखर पर स्थित गिन्नौरगढ़ किले तक पहुंचने के लिए आप किसी वाहन से या पैदल भी जा सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से किले के चारों ओर गहरी खाइयों, घाटियों और घुमावदार रास्तों से भरा जंगल देखा जा सकता है। ये सब मिलकर किले तक पहुंचने के मार्ग को दुर्गम बनाते हैं। इसलिए युद्ध के समय ये दुर्ग अजेय माना जाता था। यहां बड़े बरगद के नीचे बने संत ईसा मूसा के मकबरे की कहानी भी बहुत मशहूर है। पुरातात्विक दृष्टि से इस किले का बहुत महत्व है। किले के 3 मुख्य हिस्से हैं। बाहरी हिस्से को मोर्चा कहा जाता है, जो मुख्य भाग से लगभग 2 मील की दूरी पर है। इसमें कुछ आवासीय भाग और तालाब हैं। दूसरे भाग को आम घेरा कहा जाता था। इसमें पदस्थ अधिकारियों तथा सैनिकों के रहने की व्यवस्था थी। अंतिम और तीसरा भाग ही किले का मुख्य हिस्सा है। इस भाग में राज परिवार निवास करता था। रानी और राजा के महल अलग अलग थे। रानी महल की 5 मंजिलों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस अजेय दुर्ग को भेदने के लिए किसी राजा ने इस किले के नीचे अशरफी पहाड़ी बनवाई। प्रचलित कथा अनुसार इस पहाड़ी को बनाने के लिए
राजा ने स्थानीय लोगों को एक टोकरी मिट्टी के लिए एक अशर्फी देकर रातों रात इसे तैयार किया और इस अजेय दुर्ग पर हमला बोला। इस पहाड़ी की चोटी से किले पर तोप दागी जा सकती थी। यहां सेना के मुकाम स्थल, घुड़साल और हाथी खाना के अवशेष हैं। कहा जाता है कि कभी इस पहाड़ी पर चीतावल के वृक्ष थे, जिसकी छाल के रस से सोना बनाया जा सकता था। यहां की सबसे खास बात, इतनी ऊंचाई पर बने किले में चूने के गारे से बने कुएं और तालाब हैं। आसपास वन क्षेत्र में 65 बावड़ियां भी हैं। इन बावड़ियों का नामकरण भी किया गया था। इन्हें चोर बावड़ी, धोबी बावड़ी और हाथी बावड़ी यानी जिस तरह उपयोग किया जाता था उसी नाम से पुकारा जाने लगा। इन बावड़ियों में वर्षा का एकत्रित हुआ जल वर्ष भर काम आता था। अगला पड़ाव बड़ी आम खोह और छोटी आम खोह है। बड़ी आम खोह जहां पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान है, वहीं छोटी आम खोह में बहता स्वच्छ पानी का झरना भी कुछ कम नहीं। यहां पर बनी बांस की झरोकों वाली झोपड़ी से रात में विचरण करने वाले जानवरों को करीब से देखा जा सकता है। काल की घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाइए। यह द्वितीय विश्व युद्ध का अल्पख्यात युद्ध बंदी शिविर है। कभी यहां के वृक्षों, भवनों ने जाना था युद्ध बंदियों के कदम ताल से जनता कंपन। इस शिविर का निर्माण 1939 में भोपाल के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक एफएस यंग के निर्देशन में हुआ था। पुलिस महानिरीक्षक पद का दायित्व संभालते हुए उन्होंने देलावाड़ी के निकट द्वितीय विश्व युद्ध में पकड़े गए सैनिकों को रखने के लिए इस ऐतिहासिक शिविर का निर्माण करवाया, जो आज हमारे लिए एक धरोहर है। इस शिविर में मित्र देशों के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले करीब 30,000 कैदी सैनिकों को रखा गया था। इनमें मुख्य रूप से जर्मनी और इटली के सैनिक थे। 260 से अधिक भवन वाले इस शिविर में बैरक, रसोई घर, आवास, अस्तबल और जल प्रदाय के अवशेष अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं। यहां पानी की दिक्कत शायद उस वक्त भी रही होगी। कई किलोमीटर दूर से पानी यहां लाया जाता था। यह पानी पहले देलावाड़ी स्थित एक कुएं में डाला जाता था। उस कुएं का नाम ही नंबर कुआं पड़ गया था। इस कुएं से पानी पंप द्वारा शिविर में बने ऊंचे स्थान पर टंकी में पहुंचाया जाता था। करीब 70 साल बाद भी ये पानी की टंकी मजबूती से खड़ी है। सर्जना की तलाश में भटक रहे लोगों के लिए यह शिविर एक मिसाल है। शब्द संकेत हैं जिंदगी के किसी गहरे अर्थ का, सत्य को अंक भरने की ललक का। घनघोर वनों के बीच ये एक सुरम्य स्थल है। यहां वन्य प्राणी आसानी से विचरण करते हैं। शिविर के पश्चिमी सिरे पर खड़ी चट्टानों के ऊपर से मीलों तक वन्य प्रदेश के मनोहारी दृश्य देखे जा सकते हैं।
इस सूक्ष्मतम अनुभूति में अंतर्निहित विराट की प्रतीति के साथ अभिभूत होकर शिविर के पूर्व में सड़क पार चलते हैं, सुंदर मौसमी भदभदा जलप्रपात के पार। भारत के हृदय में अनुपम अद्वितीय प्रपातों में से एक भदभदा जलप्रपात है। ये मनमोहक जलप्रपात वर्षा ऋतु में अत्यधिक मनोहारी हो जाता है। गर्मियों में इस झरने में काफी कम पानी रह जाता है। सैंडस्टोन की टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों के बीच से कल कल करती अनेक स्थानों पर प्रपात बनाती हुई चौड़े पाट से जलधारा जब ऊंचाई से 42 फुट नीचे गिरती है तो उससे निकलने वाली ध्वनियां मन को रोमांच से भर देती है। दोनों किनारे वन से आच्छादित भौगोलिक समृद्धि के साथ भूगर्भीय वैविध्य से युक्त चट्टानों की संरचना विशेष रूप से देखने योग्य है। तीव्र प्रवाह से इन चमत्कारिक चट्टानों में जो चिकनापन आया है वो समय के प्रवाह को अपने अंतर में समेटे है। श्यामल चट्टानों के बीच दुग्ध धवल पानी का प्रवाह आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। सनसेट पॉइंट पर पहाड़ों की खड़ी चट्टानें, मीलों तक फैले महुआ, तेंदुआ, बीजा, सागौन, पलाश, अमलतास के वृक्ष और इन्हीं के बीच से दूर क्षितिज में अस्ताचल सूर्य को निहारना अविस्मरणीय अनुभव है। प्रकृति की गोद में बसा देलावाड़ी कैंप का अगला पड़ाव गरिमामयी सांस्कृतिक विश्व धरोहर भीम बैठिका है। विश्व की सर्वप्रथम आर्ट गैलरी भीम बैठिका केंद्रीय पठार के दक्षिणी तट पर निचली विंध्य पहाड़ी का हिस्सा है। सात 700 से अधिक शैलाश्रय वाले इस स्थल पर मानव गतिविधियों की सक्रियता पुरापाषाण काल से मध्यकाल तक देखी जा सकती है। यहाँ 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र दर्शनीय हैं। इनके अधिकांश रंग प्राकृतिक हैं। विभिन्न प्रकार के जानवर, नृत्य के दृश्य, शिकार के दृश्य, युद्ध दृश्य और शंख लिपि में अभिलेख जैसे इन शैल चित्रों की विषय वस्तु भिन्न भिन्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्मारक घोषित कर विश्व की नजर में इसे गरिमा प्रदान की है। प्रत्येक भारतीय नागरिक इस सांस्कृतिक संपदा को पल्लवित और पुष्पित होते देख गर्व महसूस करता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ रातापानी वन्य प्राणी अभयारण्य में साल, सागौन, पलाश, महुआ, तेंदुआ जैसे वृक्षों की खेप पसरी हुई है। इन ऊंचे पेड़ों के नीचे मरोड़ फल्ली और वन तुलसी के साथ कई प्रजातियों की घास भी पाई जाती है। रातापानी अभयारण्य में घूमते हुए तमाम जंगली जानवर भी देखे जा सकते हैं। इस अभयारण्य में चहलकदमी करते हुए बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर, लोमड़ी और बंदरों को उछलते कूदते देखना मन में कौतूहल पैदा करता है। इसके साथ ही अजगर समेत यहाँ सांपों एवं सरीसृपों की कई प्रजातियां भी हैं। वनों में आहार की पैकिंग, छिलके, बोतल, नैपकिन इत्यादि सब कुछ वापस कैंप में लाने का
सख्ती से पालन किया जाता है। यहाँ जैविक और अजैविक कचरे के लिए अलग-अलग जगहों पर कई हरे रंग के कूड़ेदान रखे गए हैं। इस वनावरण में पुरापाषाण काल के चित्रित दस्तावेजों से लेकर इतिहास गाथा कहते